नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन इसी के साथ सरकार की अस्थिरता को लेकर तरह तरह की अटकलें और कयासें लगाई जा रही है। यही नहीं, 2024 के आम चुनाव में जनादेश को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, खास करके मीडिया की भूमिका को लेकर। यही नहीं, बिहार में जिस तरह से तेजस्वी यादव की जनसभा में जनसैलाब उमड़ रहा था और नतीजे कुछ और रहे, तो इन तमाम सवालों पर हम निरपेक्ष रूप से चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार मनी जी। आइए उनसे समझते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव या आम चुनाव कैसा रहा, वो किस तरह से इसे देखते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि नई सरकार का गठन हो चुका है और पूरे चुनाव की प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? मैं मोटे तौर पर संतुष्ट हूँ इस पूरी प्रक्रिया से। रिजल्ट आया जो है, पहली बार 10 साल के बाद भाजपा को पूरा बहुमत नहीं मिला, एनडीए को ज़रूर मिला है। और एनडीए और इंडिया दो जो राजनीतिक गठबंधन आप आमने सामने थे इस चुनाव में, तो निश्चित रूप से एनडीए को सफलता हासिल हुई है। लेकिन एक मामले में मोदी जी की विफलता है कि उनकी पार्टी भाजपा अकेले बहुमत नहीं हासिल कर सकी, जिस तरह से 2014 और 2019 में उसने हासिल किया था। और मैं समझता हूं कि जो दूसरे अनेक लोग जो है इसका आकलन कर रहे थे, खास करके मैं योगेंद्र यादव जैसे कर रहे थे, तो उनका आंकड़ा तो बहुत आया सही लगभग उस पर हम लोग भी कर रहे थे। वो चूँकि काम करते हैं, सिफोलॉजिस्ट रह चुके हैं। और कुछ दूसरे जो लोग थे जो मोदी जी को 400 तक भी पहुंचा रहे थे, गठबंधन को 400 तक भी पहुंचा रहे थे। तो वो देखिए, इन सबके बीच जो रिजल्ट आया वह एक ऐसा लगता है कि जनता ने कहा कि मोदी जी आप ज़रा कायदे में रहो, और विपक्ष को भी कहा कि अभी थोड़ा सा और आपको मजबूत होना है। मैं इसी रूप में देखता हूँ और एक तरह से संतुष्ट हूँ। भारतीय समाज में जो आलोड़न अभी था, मैं मानता हूँ कि विपक्ष अभी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। जिस तरह से खास करके जिसकी जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वह कई कारणों से काफ़ी कमज़ोर है। वह उसके कारणों की आज व्याख्या करना शायद सही नहीं होगा। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि राहुल गांधी को जिस तरह से, चाहे उनके लोग जितनी भी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा वगैरह से थोड़ी सी ताकत जरूर हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक राष्ट्रीय नेता का जो व्यक्तित्व होना चाहिए, जिस तरह से उसे मुखातिब होना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, अपने को रखना चाहिए जनता के बीच में, वह उसमें असमर्थ अभी भी दिख रहे हैं। इधर मोदी जी कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, वह कुछ ज़रूरत से कम बोलते हैं। यह भी देखा गया कि दोनों तरफ कुछ लोगों ने भाषा की मर्यादा को दोनों तरफ से लोगों ने तोड़ा। बावजूद इसके मुझे लगता है कि भारत में इसके लोकतांत्रिक चरित्र को अगर बचाया है तो यहाँ के किसानों और मजदूरों ने। और इस चुनाव में भी जो रिजल्ट आया है वह किसानों और मजदूरों के कारण यह रिजल्ट आया है। अब आप देखिए, इंडिया गठबंधन को हर उन जगहों पर सफलता मिली जो पुराने हमारे राष्ट्रवादी गढ़ माने जाते थे। बंगाल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में यह बाल, पाल और लाल जो कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल की जो भूमि, जो राष्ट्रवाद के प्रथम उन्मेष के ये लोग नेता थे, राजनेता थे, राष्ट्रीय नेता, उन तीनों जगहों से भाजपा कमज़ोर हुई है। इसे विपक्ष को सबक लेनी चाहिए, उसे और ज़रूरी टास्क पूरे करने हैं। और बीजेपी
सबसे बड़ी चीज़ जो जो उनकी जो नाभि थी, जो उनके पूरे राष्ट्रीय चरित्र की, जो उत्तर प्रदेश में वो हार चुकी है। और राम मंदिर और दूसरे जो उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की, धार्मिक और उन्मादी जो सांप्रदायिक कार्रवाइयाँ की, ऐसा लगता है जनता ने नकार दिया कि नहीं, यह हमको नहीं चाहिए। बावजूद इसके विपक्ष को उतनी सीटें नहीं आई हैं जिसमें वो सरकार बना सके। तो मैं समझता हूँ कि उसने अभी और काम करना है और इनको उससे सबक लेनी है। अगर इन्होंने सबक नहीं लिया और विपक्ष अगर अपने को उसने मजबूत नहीं किया, तो मैं समझता हूँ कि यह अफसोसजनक बात होगी। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनादेश मिला है। बिल्कुल, यह पूरा जनादेश लोकतंत्र को मजबूत करता है। और अगर इसकी भाषा को, इस जनादेश की भाषा को अगर मोदी नहीं समझते हैं, तो वह उनका दुर्भाग्य होगा और देश का भी दुर्भाग्य होगा। उन्होंने उनके बड़बोलेपन पर एक लगाम लगाई है इस चुनाव नतीजों ने, कि आप 400 पार उस तरह से सीधे कर रहे थे। नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, यह जनता ने बताया। जी जी जी। यहाँ के किसानों और मजदूरों ने बताया। और ये बार बार लोग जाति के बटखरे से जो हमारे लोकतंत्र को तौलते रहते हैं, उन लोगों को भी करारा जवाब है कि नहीं, यह सब चीज़ को हम नकार सकते हैं। जब हम देश को देखते हैं तो जाति वगैरह के जो व्याकरण होते हैं वह इतने मजबूत नहीं होते हैं कि जो लोग समझते हैं कि इसी को लेकर के केवल भारतीय लोकतंत्र बनेगा। नहीं, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि एक हमारे समाजवादी लेखक थे, समाजवादी कार्यकर्ता भी रहे, रेणु जी। उनका एक उपन्यास है महिला अंचल, और महिला अंचल में वो देखते हैं कि जो उनका वर्णित गांव है मेरीगंज, उसमें 12 वर्ण के लोग रहते हैं। लेकिन जब कोई समस्या आती है तो वो लोग इकट्ठे सोचते हैं, वह पूरे देश के बारे, ऐसा नहीं है कि गांव में रहने वाले लोग देश के बारे में नहीं सोचते हैं। वहाँ जब प्रकाश नारायण की चर्चा होती है, नेहरू की चर्चा होती है, गांधी की चर्चा होती है, राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा होती है, उसकी नैतिकता की चर्चा होती है, उसके आदर्शों की चर्चा होती है, और वहाँ जब एक निर्जात डॉक्टर आता है प्रशांत, पूरे गांव का हीरो हो जाता है। तो यह हमारे भारतीय समाज की विशेषता है कि वह जानता है कि कब हमको जात पात कितना मात्रा में रखना है और कितना मात्रा में। कोई जात पात के नाम पर यहाँ अगर आतंक खड़ा करता है तो ज़रूर उसको लोग जवाब देते हैं, लेकिन भारत की जनता जात पात में लिपटे रहने वाली नहीं है। वह अपने लोकतांत्रिक आवेगों को बहुत पहले से जानती है। वह रामायण और महाभारत में जो हमारे जो कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, उस ज़माने को भी अगर हम लेंगे, मतलब पुराने ज़माने को भी लेंगे, तो अब मैं समझता हूँ कि उस ज़माने में भी जनता जानती थी कि राष्ट्र भी कुछ होता है, गांव में है, घर में है, लेकिन वह राष्ट्र की भी उसको चिंता होती है, घर की भी चिंता होती है। बिल्कुल। अयोध्या सर उसी का उदाहरण है कि बीजेपी चुनाव अयोध्या में हार गई, जो कह रहे थे कि हम राम को लेकर आए हैं, और पूरा ढिंढोरा पीटा गया एक तरह से। तो आप उसको उसी तरह से देखते हैं कि जनता गुमराह नहीं होती? बिल्कुल, वह अयोध्या में एक केवल फैजाबाद सीट नहीं, वह अयोध्या सीट नहीं, वह बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे अवध और जो पूरा उसके छोटे छोटे जो बुंदेलखंड और दूसरे सारे सब जगह बीजेपी हारी। वह तो मायावती जी की पार्टी ने 16 सीटों पर अगर थोड़ा सा ब्रेक न लगाया होता तो आज जो सीटें आई हैं उसमें 16 सीटें और बढ़ती तो बीजेपी की क्या स्थिति होती आप समझ सकते हैं। बिहार में उस तरह से सफलता नहीं मिली, तो बिहार में सफलता नहीं मिली तो इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार में इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थोड़ा दोषी है। उन्होंने बढ़िया ढंग से इसको हैंडल नहीं किया, अपने गठबंधन को आगे नहीं किया। वहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने जिस तरह से इंडिया को वहाँ रखा, गठबंधन को रखा, खास करके जातियों के हिसाब से भी वह उन्होंने अपनी जाति को आगे नहीं किया। हमारे समझ से केवल 4 सीटें दी, 62 में केवल 4 सीटें दी, और वह उन्होंने पिछड़े वर्गों, दलितों, अति पिछड़ों सब पर भरोसा किया और वो सब लोग अच्छी मात्रा में जीत करके आए। बिहार में लालू जी ने जो कि
90 के दशक में सामाजिक न्याय के बड़े एक सिद्धांतकार थे और प्रयोगकर्ता भी थे, उन्होंने प्रयोग भी किया, लेकिन अब वह कहीं ना कहीं थक गए हैं या वह उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ गड़बड़ी हुई और गड़बड़ी के कारणों को लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ अगर बढ़िया काम करता तो इंडिया को जो माहौल था उसमें 30 सीटें मिलती, 10 सीटों पर सिमट जाती यहाँ एनडीए, और अगर 30 सीटें मिल जाती तो आज भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार होती, क्योंकि 20 सीटें अगर बढ़ती तो 20 सीटें वहाँ घटती भी और इनको केवल कुछ लोगों को और मिला करके इनकी सरकार बन सकती थी, ऐसी संभावना हो जाती। लेकिन यह दुर्भाग्य से नहीं हुआ और इसके लिए जो दोषी है मैंने इशारा कर दिया। लेकिन एक चीज़ समझ लिए, बार बार मैं कहता था कि हिंदी पट्टी में भाजपा की जो नाभि जो है उसकी जो हिंदी पट्टी में है, उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे ही भाजपा बिखरेगी, कमज़ोर होगी, देश पर उसका नियंत्रण कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसा इशारा कर दिया इस चुनाव ने कि वह भाजपा या तो संभले या फिर बिखरे। वह दूसरी तरफ दूसरे लोगों को भी इशारा किया इंडिया गठबंधन के, देखो थोड़ी सी गड़बड़ी से तुम चूक गए और नहीं तो तुम आ सकते थे। जी, लेकिन सर लालू यादव के समीकरण की काफ़ी तारीफ हो रही थी चुनाव से पहले कि उन्होंने कुशवाहा समाज को साध लिया, उसके साथ जो अन्य अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनको साध लिया, क्योंकि पहली बार इस तरह के प्रयोग हुए कि 7 या 8 कुशवाहा समुदाय से जाति से आने वाले लोगों को लोकसभा का टिकट दिया गया, लेकिन नतीजे उस तरह से नहीं आए। तेजस्वी यादव ने करीब 250 सभाएं की, तो नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है? फिर मैंने कहा कि देखिए इस तरह से जाति के चश्मे से बार बार लालू जी जो देखते हैं कि उस जाति को दे देंगे, उस जाति को दे देंगे, वर्ग को उनको देखना चाहिए था। असल उनसे जो छूटा है, जो ठीक है, अभी जो कास्ट वाइज जो मैं देख रहा था, CSDS का जो ढांचा देख रहा था, उसमें सभी जातियों का वोट थोड़ा थोड़ा बढ़ा है इंडिया को। जी। और कुशवाहा का भी बढ़ा है, थोड़ा अति पिछड़ों का भी बढ़ा है, दलितों में भी एक जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, यहाँ तक कि जो पासवान समाज के लोग हैं, उनका भी वोट भी इंडिया गठबंधन को मिला है। इनकी भाषा वो नहीं समझ पा रहे हैं लालू जी, वो समझ रहे हैं कि हमारे जातीय समीकरण से कर रहे हैं। वह सब कुछ उन्होंने किया और 2 बेटियों को टिकट दे दिया। आप देखिए ना इस पूरे यह को कैसे यह हुआ है, केवल अगर 2 बेटियों को उन्होंने टिकट न दिया होता और हिना साहब और पप्पू यादव के मामले को अगर संभाल लिया होता तो हिना साहब के मामले से देखिए 2-3 सीटें खत्म हो गई। वह सीट भी वह जीती हुई सीट होती इंडिया की, इंडिया गठबंधन में राजद की होती जीत, छपरा सीट भी जीत जाते और शिवहर सीट भी जीत जाते। वहाँ अगर आनंद या पप्पू यादव को इन्होंने दे दिया होता तो पप्पू यादव वाली सीट तो जीत ही गए, वह इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के खाते में आती, आ ही गए हैं वो। मैं समझता हूँ कि वह जो मधेपुरा और सुपौल तो थोड़ा मैं नहीं मैं यह कह सकता हूँ, लेकिन अररिया सीट तो निश्चित रूप से और बांका निश्चित रूप से और भागलपुर भी निश्चित रूप से जीत जाते ये। तो 4 सीटें उधर, 3 सीटें इधर, तो ऐसे ही नुकसान हो गया। 9 आया है, 9 सीटों में तो 16-17 सीटें हो जाती इनको। अगर यह बार बार यह बात सही है कि इन्होंने अब कुशवाहा को दे दिया, तो कुशवाहा का वोट आप किससे लड़ रहे हैं? आप नीतीश कुमार से नहीं लड़ रहे हैं, आप जीतने के लिए आपको लड़ना था। आप उसका थोड़ा सा वोट काट लिया, कुशवाहा का वोट काट लिया, कुर्मी का वोट काट लिया, काटा है इन्होंने, निश्चित रूप से काटा है। और इसलिए काटा है कि नीतीश कुमार की राजनीति को नहीं लोग परख रहे हैं। नीतीश कुमार भाजपा से भी लड़ रहे थे और चूंकि उनकी एक कुंठा थी कि भाजपा ने हमको 2000 में धोखा दिया है और हमको पीछे कर दिया, इस बार वो बराबर हो गए, उनकी एक जीत हुई। और इसलिए जो हमने भी जो बिहार में हूँ और जनसंपर्क में भी रहता हूँ, अब जैसे पाटलिपुत्र सीट में कुर्मियों ने और कुशवाहा लोगों ने मीसा भारती को वोट दिया है, बहुत उदार होकर के दिया है। और इसलिए नहीं दिया है कि लालू यादव को दिया है, इसलिए दिया है कि उसको बीजेपी को हराना था, वह नीतीश कुमार के इशारे को समझ करके दिया है। इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं
तो समझना चाहिए कि यहाँ कई स्तरों पर लड़ाई होती है राजनीति में। और सब मिला करके मैं कहूँगा कि बिहार की ज़मीन तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा भाजपा विरोधी थी, यहाँ ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट होता। वह जो नहीं अगर रिजल्ट उस तरह के हुआ तो मुश्किलें देखिए खड़ी की गई हैं, और वह मुश्किलें लालू जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए आगे भी होंगी। अब आगे देखिए, विधानसभा का चुनाव तुरंत है, इस चुनाव से ही उस चुनाव के लिए मुसीबतें दिखने लगी हैं इस चुनाव के रिजल्ट से। अब आज देखिए कि 4 सीटें उन्हें मिली हैं, 4 ही सीटें मिली थी उनको, याद कीजिएगा 2009 में जी। और उसी 4 सीट के बाद 2010 में 22 पर सिमट गए थे वो विधानसभा में। लेकिन वैसा नहीं होगा, अब 22 पर शायद न सिमटेंगे, चूँकि हमने जाति आधारित जो यह देखा है, जो झुकाव देखा है, और वर्ग आधारित फिर देखा है, सामान्य वर्ग में, पुअर क्लास में, तो इसमें इंडिया का वोट बढ़ा है, हर स्तर पर बढ़ा है। लेकिन 2 चीज़ें मैं जो गलत देख रहा हूँ, एक कि वह 2020 के जो तेजस्वी थे, उस तेजस्वी में उसका अपकर्षण हुआ है, उसमें थोड़ा वह नीचे आए हैं अपने व्यक्तित्व में। अच्छा बोल लेते हैं तेजस्वी, बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, और उनमें सौम्यता भी है, वह धैर्य भी दिखता है। मैं तारीफ़ करता रहा हूँ उनकी, व्यक्तिगत रूप से आज भी करता हूँ। लेकिन इस चुनाव में उनका लालूकरण हुआ, वह खटाखट झटाझट फटाफट ये सब जो कर रहे हैं, लालू जी की जो पैरोडी कर रहे हैं, वह उनको शोभा नहीं देती है। और एक खास करके लुम्पेन जो वर्ग है, जो जादुओं का लुम्पेन तबका है, उसमें वह उनके भीड़ और तालियां जो बजती है, उस पर उनको फिदा नहीं होना चाहिए, उसी की गड़बड़ी दिख रही है। वह वहाँ दिखा, भीड़ भी दिखा, तालियां भी दिखी, लेकिन वह उन्होंने जो अपना जो व्यक्तित्व विकसित कर रहे थे, वह उस पर लालू यादव को चस्पा किया, यह गड़बड़ी उनमें हुई, और इसको बाकी दूसरे लोगों ने नकार दिया। तो यादवों का आपको नेता बनना है कि पूरे बिहार का नेता बनना है, तो तय करना होगा। या तेजस्वी में वह सारी योग्यता है, जो एक बड़े राजनेता वह बन सकते हैं, लेकिन उनको लालू यादव से नहीं सीखना होगा। वह उनके घुट्टी में लालू प्रसाद उनकी ताकत भी है, और मानना चाहिए कि उनके कमजोरी भी हैं, क्योंकि वह ज़्यादा लालू यादव से भीड़ उनको ज़रूर मिली है, लेकिन वह जिस भविष्य को संवारने जा रहे हैं, उसके लिए उनको आगे देखना होगा। 1990 के व्याकरण को, जो जातिवादी व्याकरण था, मंडलवादी व्याकरण था, उससे अलग हटना होगा। 2020 में खुद तेजस्वी ने ही किया था कि बिहार की राजनीति को जाति की राजनीति से उठा करके उन्होंने रोजगार पर कर दिया। इसके कारण तमाम युवकों में उनकी प्रशंसा बढ़ी थी। वह किसी एक जाति में नहीं, वो अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड क्लास का हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सभी तबकों में उनकी प्रशंसा बढ़ी थी। और लोग कहते कि नहीं, यह लालू से अलग है। और आपने इस चुनाव में देखा है कि मैं लालू से अलग नहीं हूं, यह उनकी कमजोरी है, यह मैं कह रहा हूं। इसी कमजोरी का नतीजा चुनाव के रिजल्ट में भी आया है। सचेत हो सकते हैं, अभी समय है, सचेत होने का तो समय सबको मिलता है। और जनता तो है कि जल्दी भूलती है, जल्दी माफ़ भी करती है। वह सब चीज़ों के बावजूद अभी भी देखना चाहिए हमको कि बिहार में, जैसे खास करके अब नीतीश कुमार की बात करते थे, नीतीश कुमार में कई तरह की गड़बड़ियाँ हो रही हैं, बावजूद उसके एक अति पिछड़े तबकों में, महादलितों में उनके प्रति वोट है। इसको लोग मान करके चलना चाहिए। मैं यही जानना चाह रहा था सर कि सीएम नीतीश के बारे में जो विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो आम चुनाव के दौरान ये कह रहे थे कि इस चुनाव में वो फिनिश हो जाएंगे, लेकिन अब उन्हें किंग मेकर कहा जा रहा है। 12 सीटें आई, और मतलब एक तरह से मिला जुला के रिजल्ट उनके लिए अच्छा ही रहा। आप कैसे देखते हैं? नहीं, कुछ तो संयोग है, और कुछ यह है कि आपको तेजस्वी को वही ज़मीन हासिल करनी थी जो नीतीश कुमार की ज़मीन है। जी। आज भी बीजेपी के पास बिहार में कोई वैसा बड़ा नेता नहीं है जिसको आगे करके वह वोट हासिल कर सके। तेजस्वी निश्चित रूप से थोड़ा उभर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी को सबसे पहले उनको अपने पिता की छाया से अलग होना पड़ेगा। और नीतीश कुमार के वह पिता की छाया के
अलग नहीं होते तो नीतीश कुमार की ताकत बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी जो नन यादव बैकवर्ड क्लास में और दलितों में उनका एक आधार बना हुआ है नीतीश कुमार का, यह इस बार भी दिखा। और महिलाओं में भी अच्छा खासा एक प्रभाव है। उस प्रभाव को आप कैसे तोड़ सकेंगे, ये तो तेजस्वी सोचें। लेकिन आपको नीतीश जी की जो, देखिए कोई भी जैसे कहता है ना कि वह उनके फिनिश हो रहे थे, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। राजनीति में कोई फिनिश नहीं होता है, सुधारने का अधिकार सबको होता है। वो राहुल गांधी भी सुधर सकते हैं, मोदी भी सुधर सकते। यही मोदी थे कि एक खलनायक के रूप में 2002 में आए थे और 2014 में नायक के रूप में देश के सामने आ गए। वह नीतीश जी कई तरह के झंझावात झेल रहे थे, कई तरह की आलोचनाएं झेल रहे थे, बावजूद उसके इस चुनाव में निखर करके आया। और ठीक ही आपने कहा, उनकी इज्जत ही नहीं बची। वो भाजपा के साथ भी बराबरी पर आकर के उन्होंने 2020 का अपना हिसाब किताब ठीक किया। और कुछ संयोग ही है, कहा जाएगा कि आज भारत की सरकार जो है, दो कोष्टकों के बीच में एक तरफ टीडीपी है, दूसरी तरफ जेडीयू है। एक के नेता नायडू है, दूसरे के नेता नीतीश कुमार हैं। तो जो राष्ट्र की सरकार दो आधार पर है, जिसमें एक नीतीश कुमार भी हैं, तो यह तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा नतीजा है, बड़ा फल है। और इस चुनाव ने उनको दिया है, तो इसलिए वह निश्चित रूप से उनकी उपलब्धि है। वो कही जाएगी कि यह चुनाव उनके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनके सारे जो मनोमालिन्य हैं वह धुल गए। आज वह न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के भी एक प्रमुख चर्चित हस्ताक्षर बन करके उभरे। तो यह चुनाव तो उनके लिए उपलब्धियों का एक खजाना साबित हुआ कि बहुत कुछ लेकर के आया। अब यह है कि आगे क्या होगा, आगे किस रूप में उसको लेते हैं, हम नहीं समझते हैं। कि मैं नकारात्मक रूप से नहीं लेता हूँ कि वह बार बार उनको, सरकार को तंग करना चाहिए, नहीं। लेकिन सरकार को तंग तो न करें, लेकिन वह सरकार सही दिशा में जाए, यह तो ज़रूर नीतीश जी की जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार का जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं, वह बिहार के हित में भी और राष्ट्रीय हित में भी वह देखें कि कहीं सरकार कोई वैसे आवेग में काम न करे जो हमारे राष्ट्रीय जो समस्याओं को बढ़ाता हो। राष्ट्रीय उस पर लगाम लगे, जो राष्ट्र का विकास करता हो, उनको यह जरा पुश करें, उसको समर्थन दें। इतनी तो इनको वहाँ नज़र रखनी होगी। कहा जा रहा था कि मोदी जी जो है तानाशाह हो गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसकी पूरी प्रक्रिया बदल दी। चुनावी चंदा की प्रक्रिया बदल के एक तरह से कहा जाए कि मतलब रिश्वत लेने वाला कानून बना दिया। और 80 अरब का उन्होंने रिश्वत भी लिया। और रिश्वत ना कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा भी जो उन्होंने लिया। तो ये सब जो मामले हैं, और विपक्ष के नेताओं पे मतलब ईडी का, सीबीआई का जो छापा होता है, तो इन सब पे संज्ञान लेना चाहिए। नीतीश जी को बोलना चाहिए कि आपको बदलाव करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। और यही मैं इशारा कर रहा हूँ कि उनका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ गया है। वह न केवल बिहार के लिए बल्कि राष्ट्रीय हितों में भी सोचें कि हमको क्या करना है। या कोई भी सरकार जब लगातार बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है तो वह इसी तरह से बेलगाम हो जाती है। और सरकार को तो कभी भी बेलगाम नहीं होना चाहिए। वो जिन चीज़ों की बात की उस पर बहुत चर्चा हो गई, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन अनेक मामलों में राष्ट्र ऐसे या पर था चौराहे पर कि ऐसा लग रहा था कि यह समाज क्या होगा, या फिर हम एक तानाशाही के ज़माने में जा रहे हैं, जैसे रूस और चीन में जिस तरह का लोकतंत्र है उस तरफ जा रहे हैं क्या। यह इस चुनाव ने थोड़ा भरोसा दिलाया है। और दो लोगों को जो चौकीदारी के लिए, वो जो खास करके बार बार जो कहते थे मैं चौकीदार हूँ देश का, मोदी जी कहते थे नहीं, चौकीदारी तो अब टीडीपी और नीतीश कुमार को उन्होंने सौंप दी है देश की जनता ने। और दोनों के लगभग समान 16 एमपी उनके हैं, इनके साथ लगभग 18 माने 12 और 5 उनके
चिराग के और एक हम के, तो यह 18 जो एमपी का एक ग्रुप है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिखता है। इसको ये और मजबूत करें, बिहारी जो एनडीए को थोड़ा सा नीतीश कुमार मजबूत करें, इस 18 के ग्रुप को थोड़ा एक ऐसा ठोस बनावें कि इसके आधार पर वो राष्ट्रीय राजनीति में दखल दें। यह बहुत बड़ी भूमिका होगी। यह बताएगा कि दाल में नमक की मात्रा भले कम हो, लेकिन वह दाल के स्वाद को प्रभावित कर देता है। वह कमज़ोर कर सकता है, बढ़ा सकता है, दोनों कर सकता है। तो यह भूमिका दाल में जो नमक की भूमिका होती है, वह भूमिका नीतीश जी की हो गई है। वह उस तरह से भारतीय राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। सर, जिस तरह से नीतीश जी के बारे में आपने कहा कि उनकी भूमिका बढ़ गई है और जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो क्या सरकार की अस्थिरता को लेकर जो चारों तरफ सवाल उठ रहे हैं, उस पे आपका क्या नज़रिया है? आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी स्थिरता को कैसे देखते हैं आप? मैं अगर जो अस्थिरता कर रहे हैं, तो देखिए सरकार एनडीए की बनी है। मैं पहले ही कहा बीजेपी की सरकार नहीं है। एक्ट कर रहे हैं मोदी जी ऐसे ही जैसे पहले करते थे। एक बार भी उन्होंने सबक थोड़ा नहीं लिया कि हाँ कुछ हमको सबक भी मिलना चाहिए, नहीं किया। मंत्रिमंडल के गठन में भी उन्होंने किसी से कोई राय हमारे समझ से नहीं ली है। या ऐसा नहीं करते थे अटल जी। वह विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का जरूर होता है, लेकिन वह एक पार्टी की नहीं, कम से कम एक एनडीए की बैठक तो वो किया होता उन्होंने। नीतीश जी को वही है कि वह अपनी जिम्मेदारी का बोध, यह मैं कह रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ कि उनको गंभीर होना चाहिए। और जिस तरह से कभी कभी थोड़ा लिजे दिख रहे हैं, वह उनसे दूर अपने को करना होगा। वह उनको समझना होगा कि मेरी गंभीरता क्या होनी चाहिए और मेरा महत्व क्या है। राष्ट्रीय राजनीति बहुत महत्व है। वह अगर चाहेंगे, वह और टीडीपी आज अगर चाह ले तो सरकार बिखर सकती है। और हम तो हमेशा रहते हैं कि जनता के हित में वैसी ही सरकार रहे जो एक मजबूर सरकार रहे, मजबूत सरकार ना रहे। मजबूत सरकार कुछ दूसरे फौज वगैरह के मामले में थोड़ा ठीक होता है, लेकिन जनता के हित में हमेशा मजबूर, कांसी राम जी का मुहावरा है दिया हुआ। और मजबूर सरकार रहती है तो वह जो वंचित तबके होते हैं, कमज़ोर तबके होते हैं, उनके हित में होता है। तो यह सरकार मजबूत सरकार न रहे, मजबूर सरकार रहे। मैं ये इसी की कामना करता हूँ। और इसमें दोनों की भूमिका, उन्होंने तो अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। टीडीपी वह लोकसभा अध्यक्ष का पद मांग करके, अब क्या होता है उस पर अभी मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी। नीतीश कुमार जी दिख नहीं रहा है कि उस तरह से कर रहे हैं। वह जिस तरह से बिछे होने का चुनाव नहीं है। उनको जनता ने जो दिया है, बिहार की जनता नहीं दिया है, तो वह दिया है कि आप राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप कीजिए, मजबूत बनिए। आप अपने को समझिए कि हम हैं क्या। आप पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। हाथी बहुत बड़ा होता है और पीलवान जो होता है बहुत छोटा होता है उस पर बैठा हुआ, लेकिन हाथी को नियंत्रित करता है। आज नियंत्रित कर सकते हैं वह पूरे हाथी को नियंत्रित कर सकते हैं सर। लेकिन जो आपने कहा कि जो हाथी का महावत जो होता है वो पूरे बड़ी हाथी को नियंत्रित करता है, लेकिन यहाँ जो नीतीश जी हैं, भले ही महावत की भूमिका में हो, लेकिन वो तो नतमस्तक हो रहे हैं, पैर छू रहे हैं। कहा अब इस पर मैं व्यक्तिगत चीज़ों पर नहीं जाऊंगा। व्यक्तिगत चीज़ें वो किस कारण कर रहे हैं, उनके क्या कमजोरी है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह उनके भीतर कोई व्याधि है, कोई कमजोरी है। नीतीश कुमार जी को मैं जानता हूं, हमारे मित्र रहे हैं और बहुत समय से जानता हूं। नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ ज़रूर है, कुछ विकृतियां आई हैं और उसके कारण वह कभी कुछ भूल जा रहे हैं, कभी कुछ बोल दे रहे हैं, उसी में उनका कुछ एक्ट हो जा रहा है। यह इस पर मैं कामना करता हूं कि वह मानसिक रूप से थोड़ा स्वस्थ हो लें। कभी कभी होता है, ठीक भी हो जाते हैं आदमी। लेकिन ये अलग एक विषय है
हम यह कहते हैं कि इन सब के बावजूद मैं यही कहूँगा कि भारतीय राजनीति में अपनी भूमिका को वह पहचाने, मजबूत बने, वह दृढ़ संकल्प के साथ खड़े रहें। और हम ही नहीं कहते हैं कि हट जाएं, आप साथ भी रहें। तो आप आज भारत की जनता ने आपको वह जनादेश दिया है कि आप उनकी नकेल अपने हाथ में रखें और उनको नियंत्रित करें, उनको गड़बड़ी ना होने दें। यह नीतीश कुमार के हित में ही केवल नहीं है, पूरे राष्ट्र हित में है। बिल्कुल सर, कहा जा रहा है कि जो आम चुनाव हुए, अगर मीडिया की भूमिका सही होती तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के नतीजे कुछ और होते और बीजेपी की सीटों की संख्या 100 से 150 पर सिमट जाती। नहीं, मीडिया तो पिछले दिनों जो मीडिया का जो व्यवहार रहा उस पर सब लोगों की नज़र थी कि वो मीडिया स्वस्थ स्थिति में नहीं रहा। हम लोगों के हमारे बहुत पुराने मित्र, अब दिवंगत हैं, अरविंदन दास जी कहते थे, पत्रकार, बिहार के बड़े महत्वपूर्ण पत्रकार थे। रिपब्लिक ऑफ बिहार एक किताब ही है उनकी। वो कहते थे कि जब 3 खंभे जनतंत्र के खत्म, माने जो कमज़ोर हो चुके हैं, तो चौथा खंभा कैसे स्वस्थ रहेगा। तो मीडिया मतलब चौथा खंभा है पत्रकारिता में गिरावट हुई है, इसमें कोई बात नहीं है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया के कारण, मीडिया जो भी हो, मीडिया की अपनी ताकत है, हम समझते हैं। उसने कोशिश भी की, मीडिया तो डरा हुआ है और उसको लगता है कि हमको यह बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं से डरा हुआ है, कुछ बिका हुआ भी है। देखिए, इमरजेंसी में भी यही हुआ था और बाद में जब सूचना मंत्री बने थे भाजपा के ही आडवाणी जी, तो उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा था कि आपको तो इंदिरा जी ने केवल झुकने के लिए कहा था, आप तो रेंगने लगे। तो वह स्थिति, उन्हीं के शब्दों को फिर मैं कहूँगा कि केवल झुकने के लिए जब इशारा किया मोदी ने, तो ये हमारी मीडिया के लोग रेंगने लगे और ऐसा बिके कि मैं भी लिखता हूँ और एक अपने को पत्रकारिता में भी थोड़ा मेरी दिलचस्पी है। मैं कुछ काम करते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ। उस तरह से मैं संस्थाबद्ध तो नहीं रहा हूँ, लेकिन स्वतंत्र रूप से मैं लिखता हूँ। लेकिन मीडिया का चरित्र यह जो था, ऐसा था। और मुझे लग रहा था कि मीडिया क्या कर रहा है, जैसे खास करके जब चुनाव के बाद जो आकलन आने लगे, नतीजों का या सर्वे जो आने लगा, तो उसमें जो दिखा, तो वह तो सब एक दूसरे से बढ़ कर के यह बोल रहे थे। पूरे चुनाव में जिस तरह से मोदी जी को पेश किया और जिस तरह से राहुल गांधी को खलनायक के रूप में लोगों ने पेश किया, उस तरह से न मोदी जी नायक हैं, न राहुल जी खलनायक हैं। राहुल जी में कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, अभी मैंने इशारा किया कि उनको और मजबूत होने की ज़रूरत है। जी। लेकिन मीडिया ने कुछ मजाक ज़्यादा उड़ाया और मोदी जी इतने काबिल नहीं हैं जितना कि उनकी अभ्यर्थना की गई, ज़रूरत से ज़्यादा अभ्यर्थना की गई। वह नेहरू नहीं है, वह गांधी नहीं है, वह इंदिरा गांधी नहीं है, वह अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं है। लेकिन उनमें उनकी कमजोरियों की तरफ कभी भी कोई इशारा नहीं किया गया। किस तरह से जिस तरह से एक राष्ट्र नेता को बोलना चाहिए, उस तरह का बिहेव नहीं कर रहे थे। कभी व्यक्तिगत मामलों को लेकर के, किसी समुदाय के मामलों को लेकर के जिस तरह से वो बिहेव कर रहे थे, मीडिया ने इसको कभी भी आड़े हाथों नहीं लिया, यह मुझे दिखता। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जब हिटलर का शासन चल रहा था, वो जो जर्मनी में, तो वहाँ एक बोनहोफर हुए थे और बोनहोफर एक पादरी थे। लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे 1937 में उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया रेडियो पर और कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि यह जर्मनी जो दार्शनिकों की भूमि रही है, जहाँ इतने बड़े बड़े संगीतकार बीथोवन हुए, गेटे जैसा कवि हुआ, और आज यह एक हिटलर के पीछे यह देश कैसे चला जा रहा है। कहा कि यह जो मध्य वर्ग, मिडिल क्लास जो जा रहा है यहाँ,
मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज भी जर्मनी की रक्षा अगर कोई करेंगे तो यहाँ के किसान और मजदूर करेंगे। और वही हुआ जर्मनी के जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो ऊंचे तबके के जो लोग थे, जो वहाँ के समझे जाते थे कि वो देश को चला रहे हैं, उन लोगों ने जर्मनी को नहीं बचाया। हिटलर का विरोध वहाँ के आम जनता ने, किसानों और मजदूरों ने बचाया। न केवल उस देश को बचाया, उस देश के धर्म को भी बचाया। तो भारत के धर्म को, भारत के लोकतंत्र को, भारतीय समाज को, भारत के भविष्य को यहाँ के जनता जो है वह बचा रही है। आप देखिए ना कि राम मंदिर, भव्य मंदिर बना करके इन्होंने समझा कि भारत को मैंने खरीद लिया, और उसका कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ा, खुद अयोध्या पर नहीं पड़ा। वहाँ इनके उम्मीदवार बुरी तरह हार गए। क्या संकेत देता हो? कौन, किन लोगों ने बचाया? वहाँ कोई केवल मुसलमान थे? नहीं, वहाँ जो किसान और मजदूरों ने उनको नकारा। तो यह मोदी जी को यह तो समझना होगा। मीडिया जो समझती है कि हम जो कह रहे हैं वही होगा, नहीं, वह जानती है कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो और कितना गलत बोल रहे हो। जनता इसको भी समझती है, मीडिया को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप यही कह रहे हैं सर। लेकिन सर, हम अब एक आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं, बिहार के बारे में है वो, कि जो चुनाव नतीजे आए हैं, और अभी आपने भी कहा कि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, और ऐसी बातें कही जा रही है कि समय से पहले विधानसभा की चुनाव होंगे। तो विधानसभा के चुनाव को कैसे देखते हैं सर आप? क्या लग रहा है, पलड़ा किसका भारी अभी आपको दिख रहा है, या ये कहना जल्दीबाजी होगा? नहीं, यह कहना तो अभी जल्दीबाजी होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है, यहाँ एक आलोड़न होगा, बड़ा एक घटनाक्रम यहाँ बढ़ेगा। वह बढ़ेगा यह कि अब लालू जी की पार्टी को, राजद को भी 4 सीटें लोकसभा में मिली, और 4 सीटें, 3 सीटें तो उसने जीती और एक फिर वो आ गए, पप्पू यादव भी आ गए। हाँ, तो 4 सीटें अब उनकी भी हैं। 3 सीटें ही लड़ करके माले ने भी 2 सीटें जीती हैं। अब यह 243 का चुनाव होगा, तो अब पुराने व्याकरण पर नहीं ये लोग लड़ पाएंगे। कांग्रेस अब ज़्यादा सीट मांगेगी, कहेगी कि हमको बराबर बराबर लड़ो। या जो कम्युनिस्ट भी कहेंगे कि हमको संख्या बढ़ाओ, और वो उनकी जायज़ भी है मांग। तो आप 4 हैं, वो भी 2 है, कांग्रेस भी 4 है, तो आप एक हिस्सा हैं। अगर इस हिसाब से भी अगर सीटों का बंटवारा हुआ, तो जो राजद 143 सीटों पर लड़ती थी, अब उनको 100 सीटों से कम पर लड़ना होगा, और मुसीबत तो यहीं से शुरू होगी उनकी। इसलिए फिर जब इसके चुनाव के नतीजे अगर आए, अब क्या होता है वो तो वही जानता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चुनाव ने तेजस्वी के भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, और इनको इससे बाहर आने के लिए उनको एक बड़ा राजनीतिक एक्सरसाइज, पॉलिटिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आपका भी। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक, जिन्होंने निष्पक्ष, निरपेक्ष रूप से पूरे आम चुनाव का विश्लेषण किया। जो सवाल हम इनसे जानना चाहते थे, शायद आप भी वही सवाल जानना चाहते होंगे। इसी को ध्यान में रखकर हमने सर से सवाल किए, और इसका इन्होंने बहुत ही बढ़िया, निष्पक्ष, निरपेक्ष जवाब दिया। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।